पैर और कमर के दर्द से कराहती हुई कमला देवी अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी कि बेटा जैसे ही अपने कमरे से निकले और वह अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है, वह तो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनके मन के एक कोने में यह यास थी कि जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा है, उसे पालने में इतनी परेशानियां उठाई है, कम से कम वह तो उनकी परेशानियों को समझेगा। इसी आस में बैठी हुई थी, क्योंकि कमला देवी को बहू बेटों ने सीढ़ियों के नीचे छूटे हुए छोटे से जगह में सड़ा सप्लाई लगाकर स्टोर रूम का रूम दे दिया था, जिसमें ना तो हवा के लिए कोई पंखा था और ना ही रोशनी के लिए कोई बड़ा बल्ब था। एक छोटा सा टिमटिमाना दिया गया था, जो कभी जलता तो कभी अपने आप ही बूझ जाया करता। तभी कमला देवी का छोटा बेटा दीपक बाहर निकला। कमला देवी बोली, बेटा, यहाँ दिन के समय भी अंधेरा सा लगता है, यह बल्ब भी कभी जलता है और कभी नहीं जलता। कोई अच्छा सा बल्ब लगा दो बेटा, पूरी रात मच्छर सोने नहीं देता। बहू से कहो ना कि अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। वह बोला, माँ, सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती है। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा क्या? जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तभी आप यही सब करती थी, उनका भला सोचती थी, और मेरा नुकसान। छी छी छी, कैसी माँ है आप। कमला देवी जी बोली, नहीं नहीं बे, मैं तो ऐसा सपनों में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो जाए। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया है बेटा, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है मुझ में, और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? तुम तो मिलते ही नहीं हो, शाम में तुम थके हारे आते हो, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। जब मैं काम पर जा रहा हूं तो सोचिए, मेरा क्या ही फायदा होगा, आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। काजल, ओ काजल, सुन रही हो? दीपक ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। काजल बोली, हाँ हाँ आ रही हूं। अरे मैं तो सोची आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? दीपक बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए इन्होंने मुझे टोक दिया, अब न जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर दीपक मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। दीपक के जाते ही काजल कमला जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या? आपको सुबह होता नहीं कि आपकी कीच कीच शुरू हो जाती है ना? जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर भेज दूं, वहीं क्यों नहीं रह जाती? क्या परेशानी हो जाती है? कमला देवी बोली, बहू देखो तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे अभी भी कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती, कम से कम वहां अकेले तो नहीं रहती। काजल बोली, शुक्र मनाइए कि सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलती और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहो, अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो मैं लगा दूंगी, अब मुझे पीछे से आवाज मत लगाना। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद कमला जी खुशबू लेते हुए बोली, आज बहू ने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहु दिन हो गए कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, आज भर पेट खाऊंगी। सोच सोचकर कमला जी मुस्कुरा रही थी। तभी काजल उनके लोटे में पानी और एक पूरा टेढ़ी मुड़ी एल्यूमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना, वरना मक्खी भिन्न भिन्न आते हैं। कमला जी आशा भरी नजरों से बहू को देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही रोटी? दाल बच्चे तो ये रोज नहीं खाते होंगे, फिर क्यों हर रोज देती हो मुझे? काजल बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से उसके की आवाज आई, माँ, आज मेरे टिफिन में यही पनीर की सब्जी और रोटी ज्यादा डालना, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। काजल एक पल रुकी और बोली, दिन में यह लड़का सपने देख रहा है, वह तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने के नहीं है, चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी कमला जी दाल में सूख रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति किशोर बाबू से कह रहे थे, किशोर बाबू बहुत बहुत बधाई हो, अरे आपने तो पर मार दिया। किशोर बाबू और कमला देवी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वे किसानी करते थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में ही अपने लिए मकान बना लिया और एक किराने की दुकान खोल ली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई
और दुकान खूब चलने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद कमला देवी ने फिर खुशखबरी दी। किशोर बाबू खुशी से फूले नहीं समाये जब दाई ने आकर यह बताया कि किशोर बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने भी होते हैं कम ही लगते हैं। आखिर बुढ़ापे के सहारा बेटा ही तो बनते हैं, बेटियों का क्या है। यह तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएगी। किशोर बाबू बोले, ऐसा ना कहो, ईश्वर ने हम सबको बना आया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसे ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा पंकज कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद दीपक भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके कुछ साल बाद पंकज की शादी पायल से हो गई, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और दीपक की शादी अपनी पसंद की लड़की काजल से की। शुरू में तो दोनों बहुएं दोनों दंपति की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद किशोर बाबू ने अपनी बिटिया ममता की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रहे थे। किशोर बाबू और कमला देवी अपने जीवन से पूर्णतः खुश थे। परंतु सच कहा है, किसी ने अपनी खुशी को अपनी ही नजर लग जाती है। ना जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। किशोर बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है। और फिर गलती हुई कहा, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक रोज घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा किया। कमला देवी जी बोली, एक बार जांच पड़ताल कीजिए, वही खाते को देखिए, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने पड़ताल की तो क्या देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा, अगर वे कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंद अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे। यह बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी और एक दिन अचानक हृदयघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कमला देवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक किशोर बाबू को हुआ क्या है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लूट गई। कई महीनों तक तो कमला देवी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को इतना आघात जो पहुंचा था। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट शुरू हुआ। पिता के रहते, जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज मां के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे करने का सोचा और अपनी मां के सामने अपनी बात कही, लेकिन कमला देवी इस पक्ष में नहीं थी। ममता को जब इस बात का पता चला तो उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते ही देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब एक सवाल था कि मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बंट चुका था, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि कमला देवी के दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे। अब आया सवाल कमला देवी का, तो कमला देवी, दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। कमला देवी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी कमला देवी जी का सौगात किया, क्योंकि कमला देवी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया। मां के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल धीरे धीरे वह और भी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब हालचाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहां तक कि अमिता को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब कमला जी को लेकर झगड़े होने लगे कि हर चीज का तो बंटवारा हो गया, लेकिन कमला जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने सा रखने को तैयार ही नहीं था।
एक दिन कमला जी किशोर बाबू के तस्वीर को लेकर देखकर कहती है कि मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए। ना जाने कितने घाव मिलने अभी बाकी है। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला पोसा, उनकी जरूरतों को पूरा किया, आज वही मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि मां के खाने की व्यवस्था एक महीने अमिता तो दूसरे महीने काजल संभालेगी। अभी तक वह अमिता के पास रह रही थी, तो अब काजल के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी कमला देवी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी, अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर। बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक दिन कमला देवी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी की आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से ममता आई और मां की हालत देखकर अपने आंसू को रोक ना सकी और बोली, मां, कब से कह रही हूं मेरे साथ चलो, कम से कम वहां 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं मैं यहां रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि यहां कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर यहां कितने दिनों तक रह सकती हूं। कमला देवी जी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे मां के पास बैठती, कुछ खाने पीने के लिए उन्हें दे देती और फिर वापस अपने घर चली जाती। एक दिन घर के अंदर से खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी। कमला देवी उम्मीद लगाए बैठी थी। तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, चुपचाप रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वह जाने लगी। कमला जी ने देखा थाली में रोटी तो है, लेकिन पानी तो बहू ने दिया ही नहीं। जब तक वह कुछ कहती, काजल ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमला देवी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज लगाने लगी। जैसे ही काजल की नजर उस पर पड़ी, वह गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए। उन्होंने लौटा दिखाया तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए, बिना नहीं रहेगी तो मर नहीं जाएगी। फिर उसने खिड़की से ही एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है, बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन कमला देवी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक दिन कमला देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह कोठरी से निकलकर बाहर आई। बहू सूरज सहाते हैं, उदय सर पर चढ़ गया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। कमला देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा दीपक, आज तू मेरे लिए खाना लाई हो, पर यह क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो बेटा। बोला, हाँ माँ, बच्चों की स्कूल में छुट्टी लग गई है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कमला देवी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे? तभी काजल बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिए, कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी, हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी कमला देवी टूक टूक बस निहारती रही। उन्हें बहु जोरों की भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूं। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, दाल खई गाथी हो चुकी थी, फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचाकर रखा था कि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लूंगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं है। अगले दिन वह बहुत देर तक पायल का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही थे। एक बार वह सोची कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज ना कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंखें लग गईं। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। कमला देवी ने देखा कि
पंकज आया है। वह बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहू जोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि मां का हाथ थाम ले। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी टेकते हुए चलती बनी। जब वहां पहुंची तो देखा कि जिस कमरे में वह आज तक रहती थी, वहां ना ले जाकर बेटा उन्हें के पीछे के बरामदे पर ले गया, एक छोटी सी खाट पर बिठाया और बोला, मां इस बक्से में क्या रखी हो, जब भी आती हो लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर चली जाती हो। कमला देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहां खाने को तो मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। कमला देवी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। पंकज जिज्ञासा भरी नजरों से उस बते बक्से को देखते हुए वहां से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। अमिता रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर कमला जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोच रही थी, महीनों बाद सब्जी का स्वाद ना जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे कर दिया और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? कमला देवी जी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहू जोरों की भूख लगी है। अमिता बोली, हाँ हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही तो लाई हूं। आपका बेटा कह गया है कि माँ जी को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और दोपहर में दाल चावल, चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाना। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी, कमला जी के मुंह में पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? कमला देवी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं है बह, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। अमिता तिरछी नजरों से उनको देखते हुए अंदर गई। वह पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुराना पुछ दैनी हार छुपाकर रखी होगी। मैं तो कहती हूं देवर जी अभी यहां नहीं है, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ क्या खाओगी बताओ। माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वह कुछ कहती, अमिता बोली, जो कहेंगी मैं बना दूंगी, परंतु पहले मुझे वह बक्सा खोलकर दिखाइए, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। पंकज बोला, माँ क्या चाहती हो, मैं भूखा रहूं? माँ का दिल था, वह कैसे बेटे को भूखा देखती, जो वह खुद महीनों से अपना पेट काट रही थी। वह अपने बच्चे की इस समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह सोचकर कमला देवी ने वह बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना, यह लो बक्सा देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने उनकी बेटी ममता आई हुई है। उसे देखकर बहुत आग से बोली, आपको ऐसी कौन सी गंध लग जा आती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है आप जरूर चली आती हैं। ममता बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई हूं। माँ, ओ माँ कहाँ हो? इतना कहते हुए बेटी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोनों भाभी कुछ ऐसा हमेशा ही करती थीं। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो ममता बोली, भैया आप माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हैं? अमिता बोली, देखा मैंने कहा था ना, इनको पता होगा, जरूर इनके लिए इस बक्से में कोई हार होगा। जाने के बाद ही बक्सा अगर माँ के पास रहता तो मैं तो बस इसीलिए कह रही हूं। माँ, अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए, देखिए मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। माँ ने धीरे से अपनी आंचल से एक पुरानी सी चाबी खोली और जैसे ही खोला सब हैरान थे। इस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन की तीनों की कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और कुछ रोटियां रखी हुई थीं। यह देखकर बेटी की आंखें भर आईं और बोली, माँ, ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटियां क्यों रखी है? मैं आज भी इसी कपड़ों को सूकर तुम्हारे बचपन को जी लिया करती हूँ और उस अनुपम आनंद में खो जाती हूँ, जिसमें ना कोई कपड़ा था, ना कोई लालच, ना ही कोई धोखा। मुझे तो मेरे वही बच्चे आज भी चाहिए।
लेकिन इतना कहकर कमला देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और यह रोटी मैं इसीलिए रखी थी कि अगर आज पंकज मुझे लेने नहीं आता तो इसे खाकर ही मैं अपना पेट भर लेती, माँ बोल रही थी। और बेटे बहू खड़े खड़े जमीन में मानो गड़े जा रहे थे। ममता बोली, माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, चलिए मेरे साथ। मैं आपके लिए अपने परिवार और बच्चे सब त्याग दूंगी, पर अब आपको मैं दुख सहन नहीं करने दूंगी। उस सोलो पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा धड़ाम से माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीते जी माँ को नरक जैसा जीवन दिखाया। भगवान, मुझे कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं उसी लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊंगा। अमिता सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी, सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, बस एक बार भरोसा करके देखिए। माँ जी, सबकी आंखें नम थी। कमला देवी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही हो जाती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना और माफ कर देना। आखिर माँ होती किस लिए है? कमला देवी ने सबको गले से लगा लिया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ कमला देवी को गोद में उठाकर एक अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, माँ, यह घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने कमला देवी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब यह खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वे लोग भागे भागे आए, उनसे माफी मांगी। लेकिन कमला देवी ने बड़े बेटे के साथ ही रहने का फैसला किया। बेटी भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। जहां इज्जत ना मिले वहां तो कोई भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वह हमेशा माफ कर ही देती है। जो माँ हमें जन्म से पहले ही जानती है, उसके दुखों को हम बांटने की बजाय बढ़ा देते हैं। यह बाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दोस्तों, कमला देवी ने अपने बेटे बहू को माफ करके सही किया या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, पर पहली बार आए हैं तो मान की बात को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।